हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लॉ एंड नॉलेज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट यानी कि संपत्ति अंतरण अधिनियम के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे जो कि आने वाली सभी न्यायिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पर हिंदी एमसीक्यू और इंग्लिश एमसीक्यू दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं क्या है खास आज के वीडियो में। प्रश्न नंबर 36 है, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत अनुयोज्य दावा नहीं है। ऑप्शन ए है साझेदारी का हिस्सा, ऑप्शन बी है पेशगी को वापस लेने का दावा, ऑप्शन सी है किराए के बकाये का दावा, ऑप्शन डी है कॉपीराइट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कॉपीराइट। दोस्तों, यह प्रश्न इस अधिनियम की धारा 3 से लिया गया है। इस अधिनियम की धारा 3 जो है वह अनुयोज्य दावे के बारे में बताती है। उसके अंतर्गत यह बताया गया है कि कौन कौन से दावे अनुयोज्य दावे हैं। तो जब हम धारा 3 को देखते हैं तो उसके अंदर हमको साझेदारी का हिस्सा एवं किराए के बकाये का दावा व पेशगी को वापस लेने का दावा अनुयोज्य दावे में शामिल किया गया है, किंतु कॉपीराइट को अनुयोज्य दावे में शामिल नहीं किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 37 है, तिलकधारी लाल बनाम खेदन लाल का प्रीवी काउंसिल का निर्णय संबंधित है। ऑप्शन ए है इस अधिनियम की धारा 3 से, ऑप्शन बी है इस अधिनियम की धारा 41 से, ऑप्शन सी है इस अधिनियम की धारा 107 से और ऑप्शन डी है इस अधिनियम की धारा 122 से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इस अधिनियम की धारा 3 से। तो दोस्तों, जो तिलकधारी बनाम खेदन लाल का जो वाद है यह धारा 3 से संबंधित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 39 है, इस अधिनियम की धाराएं 5 से 37 निम्न में से किस पर लागू होती है। ऑप्शन ए है केवल जंगम संपत्ति का अंतरण, ऑप्शन बी है केवल स्थावर संपत्ति का अंतरण, ऑप्शन सी है जंगम या स्थावर संपत्ति का अंतरण और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जंगम या स्थावर संपत्ति का अंतरण। दोस्तों, इस अधिनियम की धाराएं 5 से 37 जो है वो जंगम और स्थावर संपत्ति के अंतरणों पर लागू होती है, ठीक है। लेकिन धारा 38 से 53 ए जो है वो केवल स्थावर संपत्ति के अंतरण पर ही लागू होती है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, धारा 5 से 37 जो है वह जंगम और स्थावर दोनों संपत्तियों पर लागू होती है और धारा 38 से 53 ए केवल स्थावर संपत्ति के अंतरण से ही संबंधित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 40 है, इस अधिनियम के तहत कौन सी संपत्ति अंतरित की जा सकती है। ऑप्शन ए है लोकपद, ऑप्शन बी है ऐसी संपत्ति जो अंतरण हेतु विधि द्वारा वर्जित न है, ऑप्शन सी है पेंशन और ऑप्शन डी है संभाव्य उत्तराधिकारी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऐसी संपत्ति जो अंतरण हेतु विधि द्वारा वर्जित न हो। यह प्रश्न इस अधिनियम की धारा 6 से लिया गया है। धारा 6 में यह बताया गया है कि कौन कौन सी संपत्ति अंतरित की जा सकती है। तो ऐसी संपत्ति जो अंतरण हेतु विधि द्वारा वर्जित ना हो वह संपत्ति को हम अंतरित कर सकते हैं, लेकिन लोकपद, पेंशन और संभाव्य उत्तराधिकारी को हम अंतरित नहीं कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 41 है, अधिनियम का कौन सा उपबंध भोग बंधक से संबंधित है। ऑप्शन ए है धारा 58 क, ऑप्शन बी है धारा 58 ख, ऑप्शन सी है धारा 58 घ और ऑप्शन डी है धारा 58 ग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 58 ग। इस अधिनियम की धारा 58 घ भोग बंधक से संबंधित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 42 है, क्या सादा बंधक सदैव पंजीकृत होना चाहिए। ऑप्शन ए है हाँ, ऑप्शन बी है यदि संपत्ति 100 रुपये से अधिक की ना हो, ऑप्शन सी है पंजीकरण आवश्यक नहीं, ऑप्शन सी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हाँ। दोस्तों, यह प्रश्न इस अधिनियम की धारा 59 से लिया गया है। इस अधिनियम की धारा 59 के पैरा 2 में यह उपबंध किया गया है कि सादा बंधक सदैव हस्ताक्षरित और कम से कम 2 साक्षियों की अनुप्रमाणित रजिस्ट्री के लिखित द्वारा किया जाना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 43 है, अधिनियम की कौन सी धारा पट्टा को परिभाषित करती है। ऑप्शन ए है धारा 105, ऑप्शन बी है धारा 106, ऑप्शन सी है धारा 107 और ऑप्शन डी है धारा 108। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धारा 105। तो इस अधिनियम की धारा 105 जो है वो पट्टे को परिभाषित करती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 44 है, निम्न में से कौन सा इस अधिनियम के अनुसार अंतरण नहीं है। ऑप्शन ए है विक्रय, ऑप्शन बी है दान, ऑप्शन सी है विनिमय और ऑप्शन डी है किसी संपत्ति के बारे में हक का परित्याग करना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, किसी संपत्ति के बारे में हक का परित्याग करना। दोस्तों, इस अधिनियम के अंतर्गत विक्रय, दान और विनिमय के द्वारा संपत्ति का अंतरण से संबंधित
प्रावधान हमारे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में किए गए हैं, जबकि संपत्ति के बारे में हक का परित्याग करने से संबंधित कोई प्रावधान इस अधिनियम में नहीं बताया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 45 है, निम्न में से कौन से दस्तावेजों के लिए अनिवार्य पंजीकरण आवश्यक है? ऑप्शन ए है अचल संपत्ति के उपहार के लिए साधन, ऑप्शन बी है वसीयतनामा, ऑप्शन सी है 1 वर्ष से कम अवधि के लिए अचल संपत्ति की लीज, ऑप्शन डी है भुगतान अभिस्वीकृति रसीद का साधन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अचल संपत्ति के उपहार का साधन। दोस्तों यह प्रश्न इस अधिनियम की धारा 123 से लिया गया है और जब हम धारा 123 को देखते हैं तो उसमें यह बताया गया है कि अचल संपत्ति के दान का जो साधन होता है उसको अंतरणदाता द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित कम से कम 2 साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित पंजीकृत लिखित द्वारा पंजीकृत कराना आवश्यक होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 46 है, इस अधिनियम की धारा 122 के अंतर्गत संपत्ति में शामिल है। ऑप्शन ए है केवल वैध संपत्ति, ऑप्शन बी है केवल अचल संपत्ति, ऑप्शन सी है चल व अचल संपत्ति और ऑप्शन डी है केवल कृषि भूमि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चल व अचल संपत्ति। दोस्तों यह प्रश्न इस अधिनियम की धारा 122 से लिया गया है। 122 दान के बारे में बताती है और दान के अंतर्गत यह बताया गया है कि दान किसी वर्तमान चल या अचल संपत्ति का वह अंतरण है जो एक व्यक्ति दाता द्वारा दूसरे व्यक्ति अदाता को स्वेच्छा एवं बिना प्रतिफल के दिया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 47 है, निम्न में से कौन सी धारा पट्टे के अतिधारण के प्रभाव से संबंधित है? ऑप्शन ए है धारा 114 ए, ऑप्शन बी है धारा 115, ऑप्शन सी है धारा 115 ए और ऑप्शन डी है धारा 116। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी धारा 116। तो जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 116 है वह पट्टे के अतिधारण के प्रभाव से संबंधित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 48 है, शाश्वतता के विरुद्ध नियम लागू नहीं होगा। ऑप्शन ए है दान के लिए शाश्वतता अंतरण में, ऑप्शन बी है व्यक्तिगत समव्यवहार में, ऑप्शन सी है निहित हित में और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। शाश्वतता के विरुद्ध नियम के कुछ अपवाद हमारे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दिए गए हैं, जैसे व्यक्तिगत समव्यवहार, दान, निहित हित, भार, पट्टे का अनुबंध, निगम द्वारा खरीदी गई संपत्ति और बंधक। ये जो अपवाद है इन पर शाश्वतता के विरुद्ध नियम लागू नहीं होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 49 है, संपत्ति संबंधी वाद के लंबित रहते हुए संपत्ति का अंतरण होगा। ऑप्शन ए है शून्य, ऑप्शन बी है न्यायालय की डिक्री या आदेश के अधीन प्रभावित होगा, ऑप्शन सी है निष्प्रभावी और ऑप्शन डी है अवैध। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी न्यायालय की डिक्री या आदेश के अधीन प्रभावित हो सकेगा। दोस्तों इस अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति संबंधी वाद के लंबित रहते हुए संपत्ति का अंतरण जो है वह न्यायालय की डिक्री या आदेश के अधीन प्रभावित हो सकेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 50 है, निम्न में से कौन सी संपत्ति अंतरित की जा सकती है? ऑप्शन ए है केवल सुखाचार, ऑप्शन बी है भावी भरण पोषण का अधिकार, ऑप्शन सी अचल संपत्ति और ऑप्शन डी है केवल वाद लाने के अधिकार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अचल संपत्ति। दोस्तों इस अधिनियम के अंतर्गत कुछ ऐसी संपत्ति बताई गई है जिसका अंतरण नहीं किया जा सकता, जैसे प्रत्यक्ष वारिस की संपत्ति या उत्तराधिकारी होने की संभावना, भावी भरण पोषण का अधिकार, वाद लाने का अधिकार, लोकपद, वृत्तिकाएँ, राजनीतिक, पेंशन आदि ऐसी कुछ संपत्तियां हैं जिनका अंतरण नहीं हो सकता, लेकिन अचल संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखा है जो कि आने वाली न्यायिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके बताइए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबाइए ताकि ऐसे ही और आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है।